Hello and welcome everyone. Welcome to Agriculture Adda 24/7. This is your mentor कृष्णा राजपूत. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कि लाइट रिएक्शन क्या है, जिसमें हमने आपको बताया कि लाइट रिएक्शन बेसिकली लाइट के प्रेजेंस में चलती है और इसमें एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है, यानी एसिमिलेटरी पावर बनती है. और हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जो लाइट रिएक्शन में बनता है वो डार्क रिएक्शन में यूज होता है, यानी जो एसिमिलेटरी पावर है, यानी कि एटीपी बन रहा है, NADPH बन रहा है, ये एसिमिलेटरी पावर है. इस पावर का जो है यूटिलाइज होगा आपका डार्क रिएक्शन में. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है वो एक्चुअली डार्क में नहीं चलती है, इसको भी लाइट की जरूरत पड़ती है. यानी जब तक लाइट नहीं होगी तब तक ये रिएक्शन नहीं चलेगी. बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल रहता है कि सर डार्क रिएक्शन जो है वो अंधेरे में चलेगी, बिना लाइट के चल सकती है. नहीं, ये लाइट डिपेंडेंट जो है वो आपकी रिएक्शन है. तो हम पहला पॉइंट जो इसमें यही पढ़ेंगे कि जो जैसे आप लोग पढ़ते रहते हो कि जैसे डार्क रिएक्शन है बेसिकली, ठीक. अब डार्क रिएक्शन सर एक्चुअली डार्क में चलती है? नहीं. तो ये किसके प्रेजेंस में चलेगी? तो लिख सकते हो आप लोग, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. occurs in the presence of light. presence of light. लाइट के प्रेजेंस में चलती है, यानी कि जो डार्क वर्ड यहां पर यूज किया गया है ये सिंपल एक क्या है, मिसनोमर है. क्या है? मिसनोमर. जैसे आप लोग, मिसनोमर का क्या मतलब है कि एक्चुअली इस जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं. ठीक है, पहले लाइट रिएक्शन डिस्कवर की गई, फिर इसके बाद दूसरी रिएक्शन डिस्कवर की गई जिसको हमने रख दिया, क्या नाम रख दिया? डार्क नाम रख दिया गया. सिंपल सी बात है. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आप लोग सुपर हीरोज वाली मूवी देखते रहते हो, उसमें स्पाइडरमैन है, बैटमैन है, ठीक है, यानी बहुत सारे मैन हैं उनमें. जैसे स्पाइडरमैन हाथ से जाला निकालता है ना, तो एक्चुअली कोई आदमी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है. तो वैसे ही है, ठीक है. तो इसमें डार्क रिएक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये डार्क में चलेगी, तो ये लाइट के प्रेजेंस में ही चलती है. यानी कि लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हीं प्रोडक्ट को यूटिलाइज किया जाता है डार्क रिएक्शन में. ये हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था. इट मींस हम ये कह सकते हैं ये जो रिएक्शन है ये डिपेंड होती है, डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे निर्भर करती है या डिपेंड होती है, आप ऐसे समझ लो. अब ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या थे? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट, जब भी हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी. कौन कौन सी चीजें आएंगी? एक सर एटीपी आएगा कि सर एक एटीपी आपने बताया था, एक क्या बताया था? एटीपी बताया था, तो हम यहां एटीपी लिख देते हैं, चलो ठीक है. एक सर आपने बताया था NADPH, तो हम NADPH लिख देते हैं यहां पर, ठीक. और एक और बताया था आपने ऑक्सीजन. तो याद रखना सिर्फ यही दो प्रोडक्ट नहीं होते, ऑक्सीजन भी होती है, और ये जो आपके जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं ये यूज होते हैं कहां पर? डार्क रिएक्शन में. तो यूज्ड इन डार्क रिएक्शन. तो यहां पर आपको थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा कि बिना लाइट के ये डार्क रिएक्शन नहीं चलेगी. तो यानी इसके लिए भी क्या चाहिए? लाइट चाहिए, क्योंकि जब तक लाइट नहीं होगी तब तक लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी. जब तक लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी तब तक एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन नहीं होगा. एसिमिलेटरी पावर जैसे एटीपी, NADPH या ये ऑक्सीजन हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो तब तक जो है वो आपकी डार्क रिएक्शन नहीं चलेगी. ठीक. अब ये डार्क रिएक्शन चलती कहां पर है? एक मिनट, आंख में कुछ चला गया. हाँ, डार्क रिएक्शन चलती कहां है? तो इसकी साइट क्या है ये भी आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है. तो ये आपकी चलती है स्ट्रोमा में. कहां पर चलती है? स्ट्रोमा. ये स्ट्रोमा कहां पे होता है ये हम आपके प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं. इस डार्क रिएक्शन में क्या होता है? सुगर्स का फॉर्मेशन होता है. सुगर्स आर सिंथेसाइज्ड. शुगर का फॉर्मेशन होता है, इसमें शुगर बनती है. ठीक है, तो इट मींस जब शुगर बनती है, जब शुगर बनेगी, जब किसी चीज का इसमें संश्लेषण होगा, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? बायोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है. क्या कहलाती है? बायोकेमिकल रिएक्शन. तो हम इसको बायोसिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? बायोसिंथेटिक फेज. इसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है. ठीक. अब जब इसमें शुगर का फॉर्मेशन होगा
तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे एंजाइम्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए इसे एंजाइमेटिक फेज भी कहा जाता है। तो हम यहां पर ये भी लिख लेंगे एंजाइमेटिक फेज, एंजाइमेटिक फेज, इसको एंजाइमेटिक फेज भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है, इसका नाम ब्लैकमैन भी है, ठीक है, ब्लैकमैन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। अगर आपसे ये ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए ब्लैकमैन रिएक्शन, इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। बहुत आसान है, ठीक है। तो हमने समझा कि डार्क रिएक्शन चलती कहां पर, स्ट्रोमा में, और ये जो डार्क रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में चलेगी, लाइट के प्रेजेंस में चलेगी, यानी जब तक कि लाइट नहीं होगी तब तक ये नहीं चलेगी। तो यानी कि ये लाइट रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं ये उन पे डिपेंड होती है, ठीक। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन से हैं, एटीपी है, NADPH है, ऑक्सीजन है, और इन्हीं सब का यूज होता है किसमें, डार्क रिएक्शन में। इन्हीं सब का यूज होगा किसमें, डार्क रिएक्शन में। तो वन बाय वन हम पॉइंट समझते हैं, ठीक है, वन बाय वन हम जो है धीरे धीरे सारे पॉइंट समझते हैं। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन में रिडक्शन होता है। सर किसका रिडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन का क्या सेंस है हम आपको बताते हैं। प्लांट क्या करेगा, प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, C6H12O6। यही तो हो रहा है डार्क रिएक्शन में, क्या होगा, शुगर्स बनेंगी, जिसमें हमने जैसे ग्लूकोज बताया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अब इस ग्लूकोज में अगर आप देखोगे तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। यहां पर देखो 6 कार्बन में बना देता हूं, कितने हो गए, 5, एक ये बना देता हूं, ये 6 कार्बन है, ठीक। अब ये जब 6 कार्बन है, अब कार्बन कार्बन से क्या होगा, अटैच होगा, मतलब जुड़ा होगा एक दूसरे से। ये कार्बन कार्बन आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे आपस में, ठीक। तो कार्बन कार्बन जब आपस में जुड़ते हैं, इनको हम किसके द्वारा जुड़ते हैं, तो ये बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। किसके द्वारा जुड़ते हैं, बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मतलब कि जब बॉन्ड टूटता है या जब बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बनने और टूटने के लिए क्या चाहिए होती, एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी आएगी कहां से, हम इसको समझाते हैं। देखो, तो एटीपी, अब देखो एनर्जी आएगी कहां से, सिंपल सी बात है, एनर्जी कहां से आएगी, जो हमने आपको प्रोडक्ट बताए थे, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन में हमने क्या बताया था, एटीपी बताया था, NADPH बताया था, ठीक है, और ऑक्सीजन बताया था, यही बताए थे, ये 3 चीजें बताए थे, ठीक। तो अब यहां पर बॉन्ड बन रहा है, तो जब बॉन्ड बनेगा तो एटीपी कहीं ना कहीं से आएगा। अब एटीपी कहां से आएगा, जो लाइट रिएक्शन में बना था, जो लाइट रिएक्शन में बना था। तो इसमें क्या होगा, एटीपी यूटिलाइज होगा, एटीपी खर्च होगा, एनर्जी खर्च होगी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब आपके दिमाग में होगा गुरुजी ये रिडक्शन का क्या सेंस है रिडक्शन में क्या होता है कि जब हाइड्रोजन आयन ऐड हो, यहां पर हाइड्रोजन आयन है, नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन आयन आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यहां पर जो हाइड्रोजन आयन है वो आया कहां से है, वो हाइड्रोजन आयन आया है कहां सर, कहां से, वाटर से। तो हाइड्रोजन आयन कम्स फ्रॉम वाटर। जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है किसी भी रिएक्शन में, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, या वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो प्रोसेस कहलाती है क्या, रिडक्शन कहलाती है। अब इस हाइड्रोजन आयन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरी चीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के अलावा क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे। सिंपल सी बात है, दूसरा हाइड्रोजन आयन ही होगा, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है वो वाटर से मिलती है, H2O से मिलती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन। अब फॉर्मूला अगर आप पढ़ोगे तो H2O ही तो होता है। तो रिडक्शन बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होंगे और इलेक्ट्रॉन, या आप इलेक्ट्रॉन का एडिशन कह सकते हो ओवरऑल, ठीक। और इस रिडक्शन में, जब इस प्रोसेस में डार्क रिएक्शन में क्या होगा, CO2 का रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज के अगर आप कार्बन देखोगे, 6 कार्बन देखोगे, तो 6 कार्बन आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। बॉन्ड को बनाने के लिए क्या चाहिए सर, एटीपी चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि जब इसका रिडक्शन होगा CO2 का इसमें, तो क्या खर्च होगा, एटीपी। एटीपी आया कहां से, यहां से आया है। अब आपको क्लियर नहीं हुआ हो
कि सर ये बिना लाइट के चल जाएगी, ठीक है, तो अब आप जो है थोड़ी सी आपको दिक्कत है समझने के लिए, ठीक है। इट मींस अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर बिना लाइट के ये रिएक्शन चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चलिए अब आगे समझते हैं। ये हमने थोड़ा सा समझ लिया कि डार्क रिएक्शन में क्या होगा, CO2 का रिडक्शन होगा। जब CO2 का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। चलिए अब हम थोड़ा ओवरऑल बात करते हैं। जैसे जो हमने लाइट रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मिले, ATP मिला, NADPH मिला, मतलब कि ये एनर्जी है, एनर्जी एसिमुलेटरी पावर है, ठीक। अब इस एसिमुलेटरी पावर का यूज प्लांट कैसे करेगा, इस एसिमुलेटरी पावर का यूज कैसे करेगा, कितने तरीके हैं इस एसिमुलेटरी पावर के यूज होने के, मतलब कि डार्क रिएक्शन में बहुत सारे तरीके होंगे ना। तो 3 ways by which, लिखो 3 ways by which ATP and NADPH are utilized by plant, by plants। 3 तरीके हैं सर। जैसे आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आपके पास मान लो 2 लाख रुपए हैं, ठीक। अब 2 लाख रुपए को कैसे खर्च करोगे, तो बहुत सारे लोग कहेंगे हम जो है सर एक बाइक ले लेंगे छोटी सी, और जो है पब वगैरह चले जाएंगे, डांस वांस कराएंगे वहां पे, ठीक है, या कुछ लोग गोवा की ट्रिप कर लेंगे, ठीक है ना। तो जिसमें सबसे पहला है C3 पाथवे, ठीक। दूसरा है आपका C4 पाथवे, ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, C4 पाथवे। और तीसरा है आपका कैम पाथवे। ये तो आप लोग पढ़ते ही रहते होगे थोड़े बहुत, नहीं पढ़ते रहते हो, ये तो आप थोड़े बहुत पढ़ते रहते होगे। तो ये 3 पाथवे हैं, है ना। जिस C3 पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं, C3 साइकिल, ठीक है। इसको C4 साइकिल बोलेंगे हम, और इसको वाले बोलेंगे कैम साइकिल, ठीक है। मेन तो ये पहली दूसरी है, बट हम आपको तीसरी तीनों बता देंगे। जो आपका C3 पाथवे है, C3 साइकिल है, ठीक है, इसको हम लोग बेसिक पाथवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिक पाथवे कौन सी है, बेसिक पाथवे का मतलब है ये हर प्लांट में चलती है, ये हर प्लांट में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ग्लूकोज फॉर्मेशन। अभी हम बताएंगे कैसे, जैसे CO2 एंटर करती है तो कितने ATP खर्च होंगे, कितने NADPH खर्च होंगे, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। इसके बाद है देखिए, और जितना भी जो आपका यहां पर C3 पाथवे है, ये सभी प्लांट में चलता है। अकर्स इन ऐसे लिख लो, अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। मतलब कि जितने भी आपके फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, ये रिएक्शंस, ये साइकिल जो है, ये पाथवे जो है, ये उन सभी में चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, देखो इसको समझेंगे कैसे। जो ATP और NADPH हमारे लाइट रिएक्शन में बने, ये किस में बने थे बेटा, लाइट रिएक्शन में बने थे, ठीक है। लाइट रिएक्शन जब हुई थी तो ये बने थे। तो अब ये लाइट रिएक्शन में जो बने हैं, वो डार्क रिएक्शन में 3 तरीके से खर्च होंगे, ठीक है। 3 तरीके हैं सर। हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, हम 3 तरीके से खर्च करेंगे। हम गोवा की ट्रिप कर लेंगे, हम एक छोटी सी बाइक ले लेंगे, और जो है एक तरीका और हम बताएंगे नहीं आपको, ठीक है, अपने हिसाब से लगा लो, ठीक। अब देखो जो पहला है वो C3 पाथवे है, जो बेसिक पाथवे कहलाता है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मेशन इसी से होता है और ये सभी प्लांट में चलता है, ठीक। दूसरा होता है आपका C4 पाथवे, और तीसरा होता है आपका कैम पाथवे। तो 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब शायद अब आपको इंटरेस्ट आने भी लगेगा कि सर अब मजा आ रहा पढ़ने में, क्योंकि ये हम C3 C4 पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो ये हमारे लिए कॉमन है, तो शायद अब मजा आने वाला है, ठीक है। C3 पाथवे को हम लोग कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्विन साइकिल, ठीक। क्या बोलते हैं हम, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। इसको कैल्विन साइकिल क्यों बोला जाता है, उसका कारण है। क्या कारण है, हम 1 by 1 समझते हैं, ठीक। इसी कैल्विन साइकिल को अभी हमने क्या बताया था कि इसको C3 पाथवे या C3 साइकिल क्यों कहते हैं, अभी हम धीरे धीरे बताते हैं, समझाते हैं इसको, ठीक है। ये डिस्कवर कैल्विन साइकिल जो है, डिस्कवर की थी बाय मेल्विन कैल्विन, बाय
मेल्विन कैल्विन, ठीक है, इन्होंने अपने नाम पे कैल्विन पाथवे रख दिया इसको, या कैल्विन साइकिल कह दिया, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा। ठीक, इन्होंने मेल्विन कैल्विन जो थे, इन्होंने किस पौधे पे काम किया जिसके माध्यम से इन्होंने C3 पाथवे को डिस्कवर किया। ठीक है, तो किस पे वर्क किया था इन्होंने? ग्रीन एल्गी पे। किस पे? ग्रीन एल्गी। तो वर्कड ऑन ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। और वो ग्रीन एल्गी कौन सा था? क्लोरेला था। क्या था? क्लोरेला, क्लोरेला। इन्होंने क्लोरेला पे काम किया था। ठीक, इन्होंने जो कार्बन यूज की थी, अब भाई कार्बन यूज करनी पड़ेगी, बिना कार्बन यूज किए डार्क रिएक्शन कैसे चल जाएगी भाई? CO2 जब तक अंदर नहीं आएगा प्लांट के तब तक ग्लूकोज नहीं बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज में भी कार्बन है, और कार्बन आएगी कहां से? CO2 के अलावा। सिंपल सी बात है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कार्बन यूज की थी। ठीक है, ही यूज्ड रेडियोएक्टिव आइसोटोप। ठीक है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, रेडियोएक्टिव कार्बन यूज की थी। ठीक है, आइसोटोप ऑफ कार्बन। ठीक है, ब्रैकेट में इसको लिख लेना, ब्रैकेट में कर लेना कि इन्होंने कौन सी यूज की थी। अब रेडियोटॉप है तो C14 C14। ठीक है, इन्होंने किसका प्रयोग किया था? C14 का प्रयोग किया था। किसमें? मतलब जब इन्होंने ये डिस्कवर किया था, मतलब इन्होंने ग्रीन एल्गी पे काम किया। ग्रीन एल्गी पे जब काम किया तो इन्होंने कार्बन का भी यूज किया इसमें। तो कार्बन कौन सी ली? कार्बन ली है, एक सेकेंड, कार्बन कौन सी ली है? रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज किया। ठीक है, कौन सी? C14। ठीक, C14 का इसमें यूज किया। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने जब C14 का यूज किया, वो कैसे हुआ देखो, हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं। इन्होंने कार्बन का यूज किया, कार्बन किसके फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में। और वो कौन सी कार्बन थी? रेडियो एक्टिव कार्बन थी। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? 14। किसमें यूज किया? ग्रीन एल्गी, जिसका नाम क्या था? क्लोरेला था। तो यहां पर मैं छोटा सा लिख देता हूं, ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी, एल्गी इन्होंने इसमें यूज किया। ठीक है सर, यूज कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब उन्हें दिक्कत नहीं हुई तो हम भी यूज कर लेते हैं, यहां पे बता देते हैं। ठीक है, जब इन्होंने इसको यूज किया तो कार्बन का क्या हुआ? फिक्सेशन। फिक्सेशन का क्या सेंस होता है हम आपको बताते हैं। फिक्सेशन का मतलब है कि जब कोई प्लांट के अंदर एक्सेप्टर उस कार्बन को खींचता है, या प्लांट के अंदर जब कार्बन जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्सेशन कहते हैं। तो जब कार्बन का फिक्सेशन हुआ, मतलब कि प्लांट ने कार्बन को खींचा, CO2 को खींचा, तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ। तो उसमें जो पहला प्रोडक्ट बना वो कौन सा बना? PGA। क्या बना? PGA। PGA बेसिकली क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड, या हम इसको फास्फोग्लिसरेट बोलते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा, ये तो सबको पता होगा, है ना? फास्फोग्लिसरिक एसिड या फास्फोग्लिसरेट इसको बोलते हैं। जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है ये कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया C3 साइकिल। सिंपल, इसीलिए इसका नाम पड़ गया C3 साइकिल। तो यहां पर हमने क्या लिखा? हमने यहां पर लिखा कि ये इन्होंने क्या किया? ही यूज्ड रेडियो एक्टिव ऑफ कार्बन। इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन यूज किया। इसके बाद जब यूज किया तो इन्होंने देखा कि यहां पर जो है यूज करने के बाद जो पहला स्टेप था उसमें क्या हुआ? पहला स्टेबल कंपाउंड बना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड after fixation is PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है उसको मैंने लिख दिया, कैसे लिखा जाएगा यहां पर। ठीक है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है वो कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। तो ये इसीलिए इसका नाम पड़ गया C3 साइकिल। ठीक है, तो C3 साइकिल जो नाम पड़ा है, जैसे C3, C4,
ये किस पे कि जब पहला स्टेबल कंपाउंड बना तो वो कितने कार्बन का बना, उसके आधार पे इसका नाम रखा गया। तो सबसे पहले हमने समझा कि भाई डार्क रिएक्शन में जो एटीपी और एनएडीपीएच है ये कैसे यूटिलाइज होगी। तो हमने पहला पाथवे स्टार्ट किया कि भाई केल्विन साइकिल क्या चलेगी, केल्विन साइकिल चलेगी। और केल्विन साइकिल उन सभी पौधों में चलेगी जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है। इसको बेसिक पाथवे भी कहते हैं क्योंकि इसमें ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो हमने इसमें समझा कि इसमें इसको डिस्कवर किसने किया, उस पर काम किसने किया, हमने सारी चीजें समझी। ठीक, ये तो हमें पता चल गया कि C3 साइकिल का क्या सेंस है। यहां पर C3 साइकिल का क्या सेंस है। अब ऐसी आपका कोई प्लांट है, कोई ऐसे समझो कि जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल, ठीक है, C3 साइकिल जिन पौधों में चलेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, C3 प्लांट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, C3 प्लांट्स। बहुत आसान है इसको समझना। C3 प्लांट्स जैसे राइस, वीट, बार्ले, राइस, बार्ले, ओट, ये एक्सेट्रा, ये आपके क्या कहलाएंगे, C3 प्लांट। मतलब कि ऐसे प्लांट्स जिनमें C3 साइकिल चलती है, ऐसे प्लांट्स जिनमें C3 साइकिल चलती है, वो प्लांट्स आपके क्या कहलाएंगे, C3 प्लांट कहलाएंगे। बहुत आसान है समझना। ठीक है, अब हम यहां पर एक C3 मतलब कैसे मतलब C3 साइकिल चलेगी, हम उसको थोड़ा सा आपको बताना शुरू करते हैं। ठीक है, काफी समय हो गया हमें ये बोलते कि सर आप करेंगे कब करेंगे। सेकंड, ठीक है, ये मान लो कोई लीफ है। ठीक है, अब लीफ में पाए जाते हैं बेटा स्टोमेटा। क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा। तो यहां पर हम स्टोमेटा बना देते हैं। ठीक है, कैसा बन गया, थोड़ी सी ड्राइंग गड़बड़ है मेरी। ये मान लो लीफ में क्या पाया जा रहा है, ये स्टोमेटा पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, स्टोमेटा पाया जा रहा है। ठीक, अब स्टोमेटा एक सेकंड, जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, अब इनका काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज, गैस को एक्सचेंज करना, यही तो काम है। तो इसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा जो एटमॉस्फेरिक CO2 है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक CO2 है, इस स्टोमेटा के थ्रू क्या करेगी, क्या होगी, इंटर करेगी किसके अंदर, पत्ती के अंदर। ठीक है, तो ये क्या आ गई, CO2 आ गई। क्या आ गई, CO2। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्सेशन। क्या बोलते हैं, फिक्सेशन। सिंपल, क्या बोलते हैं, फिक्सेशन। यहां पर किसका फिक्सेशन हो रहा है, CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। तो ये हमने इस प्रोसेस को क्या बोल दिया, फिक्सेशन। ठीक, अब फिक्सेशन यानी कि इसको प्लांट के अंदर खींचने के लिए कोई ना कोई एक्सेप्टर बैठा होगा, तभी तो ये प्लांट खींचेगा इसको। ठीक है, तो जो एक्सेप्ट करेगा, जो एक्सेप्टर काम कर रहा है इसमें, वो कहलाता है प्राइमरी एक्सेप्टर। और अब जब पहली बार प्लांट में ये CO2 एंटर कर रही है तो इसे हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी फिक्सेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्राइमरी फिक्सेशन। यहां पर मैंने एक सिंबल बनाया हुआ है प्राइमरी का, ये क्या कहलाता है, प्राइमरी फिक्सेशन कहलाता है। और ये कब होगा, ये सर होगा दिन में, न कि रात में होगा। ये कब होगा, दिन में होगा। ठीक, तो यहां पर कहने का अर्थ यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होगा प्लांट के अंदर, यानी कि इसमें पहले कौन जो है CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है प्लांट के अंदर, कौन से प्लांट के अंदर, C3 प्लांट के अंदर, इन C3 प्लांट्स। तो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर जो होता है वो कौन होता है, RUBP होता है। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, RUBP क्या होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। सबसे पहले ये CO2 को एक्सेप्ट करता है, या हम इसको कह सकते हैं प्राइमरी फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। सिंपल। अब ये होता क्या है, RUBP होता है 1,5 राइबुलेज 1,5 बिसफॉस्फेट
विस फॉस्फेट, विस फॉस्फेट। ठीक, ये क्या है, ये 5 कार्बन की कीटोज शुगर होती है, 5 कार्बन कीटोज शुगर। C3 प्लांट में अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी एक्सेप्टर का काम कौन करता है, पहले CO2 को कौन खींचता है पौधे के अंदर, तो वो ये खींचता है, RUBP, प्राइमरी फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो ये जो आपको RUBP दिख रहा है प्राइमरी एक्सेप्टर, यानी कि ये क्या करता है, RUBP कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके क्या करता है, ग्लूकोज या शुगर का फॉर्मेशन करता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो आपका RUBP है, ये मिल्क CO2 को खींच के क्या करता है, प्राइमरी फिक्सेशन करता है, या फिक्सेशन कह देंगे इसको, या ये किसका काम करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर का काम करता है। किसमें, प्राइमरी एक्सेप्टर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन। ये हम आपको आगे बताएंगे, कार्बोक्सिलेशन, प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो जो आपका यहां पर RUBP दिख रहा है, ये RUBP जो है, RUBP है क्या, ये प्राइमरी एक्सेप्टर है C3 प्लांट में। ठीक है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, सॉरी, इसको हम कहते हैं रिवोलेज 1,5 विस फॉस्फेट, 5 कार्बन की कीटोज शुगर है। ये क्या करता है, RUBP जो है CO2 के साथ मिलकर जो है क्या बनाएगा, पहला प्रोडक्ट क्या बनाएगा, PGA बनाएगा। ये हम आपको आगे बताएंगे। अब इस एक्सेप्टर के साथ कोई ना कोई एंजाइम होगा। अब भाई एक्सेप्ट कैसे होगी, किसी न किसी एंजाइम के द्वारा होगी, कोई ना कोई इसमें एंजाइम काम करेगा। तो जो एंजाइम काम करता है, उसको हम कहते हैं रुबिस्को। रुबिस्को बेसिकली क्या है, एक एंजाइम है, रुबिस्को, सिंपल। रुबिस्को क्या है, एंजाइम है, या हम इसे प्रोटीन कह लेंगे। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरी अर्थ पे, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। ठीक, अब इसको समझते हैं। देखो, इसका पूरा नाम जो है वो है रिबुलेज राइबुलेज 1,5 विस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये पूरा नाम होता है इसका। ठीक है, मतलब कि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये इसमें कार्बोक्सिलेज भी है और इसमें क्या है, ऑक्सीजनेज भी है। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि ये एंजाइम आपको दिख रहा है, जैसे हमने अभी कहा कि प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है वो RUBP होता है, उसमें एंजाइम काम करता है, रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को क्या कर रहा है, CO2 के साथ बाइंड कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर रहा था। लेकिन ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड नहीं करता है, ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है। तो हमने ये कैसे समझा, हमने इसको तोड़ा, इसका पूरा नाम देखा कि पूरा नाम क्या है, तो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। यानी कि ये जो है कैन बाइंड विद, ये बाइंड हो सकता है, बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 के साथ भी बाइंड कर सकता है। ठीक, और बाइंड O2 एज वेल, यानी कि ये किसके साथ भी बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है। यानी कि जब ये कार्बन के साथ बाइंड करता है तो ये प्रोसेस जो है वो कहलाती है कार्बोक्सिलेशन। तो अब आपके भेजे में गया होगा कि प्लांट में जब CO2 एक्सेप्ट होती है, एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है, उसको खींचता है, तो क्या होती है, उसमें कार्बोक्सिलेशन होती है या फिक्सेशन जिसको कहेंगे। अगर CO2 का फिक्सेशन हो रहा है या CO2 इस एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, कार्बोक्सिलेशन कहलाएगी। अगर वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी,
ऑक्सीजनेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऑक्सीजनेशन कहलाएगी। तो यानी कि जब C3 पौधों में कार्बोक्सिलेशन होता है, मींस ये एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो इसमें जो है कौन सी साइकिल चलेगी? C3 साइकिल स्टार्ट होगी। C3 साइकिल स्टार्ट होगी। अगर गलती से कहीं उसने, जो ये आपका रुबिस्को एंजाइम है, इसने ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लिया तो ऑक्सीजनेशन चलेगा, तो इसमें स्टार्ट हो जाएगी आपकी C2 साइकिल स्टार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन जो कि वेस्टफुल प्रोसेस है। तो अब आपको थोड़ा सा पता चला होगा कि पौधे में फोटो रेस्पिरेशन कब होगा और C3 साइकिल कब चलेगी, यानी C2 साइकिल और C3 साइकिल कब चलेगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पौधे के अंदर जो है, C3 पौधों के अंदर एक एंजाइम होता है रुबिस्को। रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है बेसिकली पौधे के अंदर। लेकिन हमने यहां पर पढ़ा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो बाइंड कर ही सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अगर उसने कर लिया तो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर रहा है तो सही साइकिल शुरू होगी, यूजफुल साइकिल है ये। लेकिन अगर उसने ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लिया तो सर ये C3 साइकिल थोड़ी स्टार्ट होगी, ये तो वेस्टफुल प्रोसेस स्टार्ट हो गई, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गई। तो पौधा किसको बाइंड करेगा, ये बड़ा सवाल है। पौधा किसको बाइंड करेगा? उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपका रुबिस्को एंजाइम है ये कैसा होता है? बाई फंक्शनल एंजाइम होता है। कैसा होता है? बाई फंक्शनल एंजाइम। बाई फंक्शनल एंजाइम का क्या सेंस है? बाई फंक्शनल का एंजाइम मतलब दो फंक्शन करता है। क्या कर रहा है कि ये CO2 को भी बाइंड कर रहा है और ऑक्सीजन को भी बाइंड कर रहा है, इसीलिए इसको बाई फंक्शनल हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। अब आपको हम जो बताने वाले थे वो हम फिर से रिपीट करते हैं। सर पौधे, अब देखो आपके दिमाग में होगा सर अब ये एंजाइम किसके साथ बाइंड करेगा? किसके साथ बाइंड करेगा? इसके साथ करेगा कि इसके साथ करेगा? कौन डिसाइड करेगा इसको कि इसको बाइंड किसके साथ करना है? सवाल यही तो है। तो मान लेते हैं ये जो है वो है आपका, मान लो मीजोफिल सेल है। क्या है? मीजोफिल सेल है, ठीक। और मीजोफिल सेल के अंदर मान लो रुबिस्को पाया जा रहा है, रुबिस्को तो मीजोफिल सेल के ही अंदर होगा ना। फोटोसिंथेसिस कहां चल रही है? अभी मीजोफिल सेल भी तो चल रही है, हम शुरुआत से यही तो पढ़ रहे हैं, ठीक। और ये मान लो मैंने बना दिया मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल में मैंने ये एंजाइम बना दिया, ये एंजाइम है, ठीक। अब इस एंजाइम के आसपास जो गैस ज्यादा होगी वो उसी के साथ बाइंड करेगा। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा। अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर लेगा। अब आपका नेक्स्ट सवाल यहां पे शुरू होता है, वो क्या होता है? आप कहोगे सर हमें एक बात बताओ, एटमॉस्फेयर में वो 21% ऑक्सीजन होती है, ठीक। तो मान लेते हैं 0.03%, इसका तो परसेंटेज कम है, तो बाइंड तो हमेशा यही ऑक्सीजन होगा। नहीं, जैसे आपके कई दोस्त होते हैं, ठीक है, उनमें से कोई ना कोई आपका एक फेवरेट होता होगा, कोई ना कोई फेवरेट होगा। मान लो आपके 4 दोस्त हैं, उसमें से एक ऐसा होगा जिसे आप बहुत मानते होंगे, जिसका आपके प्रति लगाव ज्यादा होगा। तो वैसे ये एंजाइम है, इसका लगाव किसके साथ ज्यादा है? इसका लगाव भाई साहब CO2 के साथ ज्यादा है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं मोर अफिनिटी विद CO2, यानी कि इसका जो लगाव है, झुकाव है, वो CO2 की तरफ ज्यादा है। मतलब कि अगर CO2 कम भी होगा तब भी ये बाइंड किसके साथ करेगा? ये बाइंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। समझे बात को? तो हमने समझा कि C3 प्लांट में जो कार्बोक्सिलेशन होता है उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व होता है। CO2 को खींचता कौन है? एक्सेप्टर का काम कौन करता है? RUBP। ये सबसे पहले खींचता है, तो इसलिए प्राइमरी एक्सेप्टर कहते हैं। तो ये एक प्राइमरी एक्सेप्टर हो जाएगा। एंजाइम जो है
एंजाइम जो है ये बाई फंक्शनल होता है, ये CO2 के साथ भी बाइंड कर सकता है, ये O2 के साथ भी बाइंड कर सकता है। CO2 के साथ बाइंड करेगा तो C3 साइकिल स्टार्ट होगी, अगर ये O2 के साथ बाइंड करेगा तो C2 साइकिल स्टार्ट होगी, यानी फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी, जो टोटली वेस्ट प्रोसेस है, जिसका कोई काम नहीं है। ये हम आपको आगे बताएंगे। अब हम समझते हैं स्टेप्स ऑफ C3 साइकिल। C3 साइकिल के स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है, किस किस स्टेप में ये कंप्लीट होती है। तो 3 स्टेप है, एक आपका कार्बोक्सिलेशन है, दूसरा आपका रिडक्शन होता है, तीसरा होता है रीजनरेशन। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन ही होगा ना, CO2 इंटर करेगा, अभी तो हमने जस्ट बोला। तो सबसे पहला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका नहीं पौधे का, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन क्या है अभी बताया था, तुम लोग इतने जल्दी भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। क्या बताया था कि जब रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। हम कहोगे सर ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो ऑक्सीजनेशन क्यों नहीं लिखा आपने, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, C3 के बारे में। हमें C3 साइकिल स्टार्ट करनी है ना, तो हमें कार्बोक्सिलेशन करना पड़ेगा, ऑक्सीजनेशन थोड़ी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो जो कार्बोक्सिलेशन है बेटा, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है C3 साइकिल का। फर्स्ट स्टेप ऑफ C3 साइकिल, ये C3 साइकिल का पहला स्टेप है। समझे बात को, इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ CO2, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है, इसमें एटमॉस्फेयर से लीफ में आना ही फिक्सेशन होता है। सिंपली एटमॉस्फेयर में गैस पाई जा रही है, पौधा अब्जॉर्ब करने लगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्सेशन। अब फिक्सेशन CO2 का हो रहा है तो इसको हम कार्बोक्सिलेशन बोल देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक। इसमें प्राइमरी एक्सेप्टर का काम कौन करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर किसका, CO2 का एक्सेप्टर होगा ना भाई साहब। तो RUBP, ये कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन की कीटोज शुगर होती है। हम पहले भी लिखा चुके हैं आपको, 5 कार्बन की ये क्या होती है, कीटोज शुगर होती है, सिंपल सी बात है। इसमें एंजाइम कौन सा काम करता है, सबको पता है, किसको नहीं पता है, इसमें एंजाइम कौन काम करता है, रुबिस्को करता है। कौन सा करता है, रुबिस्को। तो रुबिस्को लिख देंगे हम यहां पर, ठीक है। उम्मीद है तुम लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा, ये रुबिस्को लिख देंगे, ठीक। अब जो रुबिस्को है, अब इस समझना पड़ेगा ना, ये किसके कब काम करेगा कब नहीं करेगा, ये बड़ा सवाल है। तो रुबिस्को काम तभी करेगा जब लाइट प्रेजेंट होगी, सिंपल सी बात है। तो लिख लो, वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब तक लाइट नहीं होगी, प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब तक लाइट नहीं होगी तब तक ये काम नहीं करेगा। अब सोचो, जो डार्क रिएक्शन है, जो डार्क वर्ड है, ये मिसनोमरी तो है, हम लोग नाम सिर्फ डार्क रखे हैं, लेकिन डार्क जैसा कुछ है नहीं, है ना। जैसे कपिल शर्मा का जो शो है वो फैमिली शो माना जाता है, लेकिन फैमिली शो जैसी कोई बातें नहीं होती उसमें। जनरली तुम लोगों ने देखा होगा उसमें डबल मीनिंग ही बात होती है। एंड इसमें क्या चाहिए, और इसमें चाहिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो जनरली जो है वो कोफैक्टर का काम करता है, किसका, मैग्नीशियम भी चाहिए इसको, लाइट भी चाहिए और इसको क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, तभी ये काम करेगा, तभी ये काम करेगा। तो वहां पर हमने कुछ चीजें अधूरी छोड़ी थी। तो बेसिकली जो एंजाइम यहां पर लिखा हुआ है, जो एंजाइम लिखा हुआ है रुबिस्को, या यहां पर एक्सेप्टर लिखा हुआ है, बेसिकली कार्बोक्सिलेशन हो गया क्या, हम पूरा समझाते हैं आपको। कार्बोक्सिलेशन में एक्सेप्टर जो है वो कौन सा होता है, RUBP, ठीक। ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, खींचेगा, ठीक है, खींचेगा भाई, इसने खींच लिया। खींचने के बाद क्या होगा, खींचने के बाद क्या होगा, ये क्या बना लेगा, पहला कंपाउंड क्या बनेगा, पहला स्टेबल कंपाउंड क्या बनेगा, PGA। तो PGA के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2। PGA क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। जो PGA है वो कितने कार्बन का है बेटा, 3 कार्बन का है। क्या किसने कार्बन का है, 3 कार्बन का। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। तो हम यहां पर लिख देते हैं कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, लिख दिया सर, आप जैसा कहो, कार्बोक्सिलेशन है ना। इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है, तो एंजाइम लिख लेना रुबिस्को, यही तो एंजाइम होता है।
ये एंजाइम इसके साथ बाइंड करेगा और क्या बना लेगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, पहले स्टेप में क्या होगा, पहले CO2 इंटर करेगी पौधे के अंदर, ठीक है, C3 पौधे के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। ठीक, आई थिंक अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। दूसरा जो स्टेप होता है, ये भी लिख देते हैं, है ना, कोई नहीं, आगे लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा किसका, पीजीए बना, पीजीए बन गया ना, 2 पीजीए। तो हम बार बार ये यहां पर लिख याद दिलाते रहेंगे, ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। अब रिडक्शन में क्या होगा, सबको पता है क्या होगा, रिडक्शन में क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। ठीक है, क्या होगा, रिडक्शन होगा, ये क्या बना लेगा, 2 ट्रायोज फास्फेट। टू क्या बना लेगा, ट्रायोज, एक सेकंड, फॉस्फेट ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, 2 ट्रायोज फास्फेट, या हम इसको कहेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, PGAL, या इसको ऐसे लिख लो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGAL, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका यूज जो है कुछ मात्रा में यूज हो जाता है इस प्रोसेस में, इसका कुछ मात्रा में इसका यूज हो जाता है, किसमें यूज हो जाता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन में। किसमें, ग्लूकोज फॉर्मेशन में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, इसका यूज किसमें हो जाता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन में। ठीक, अब देखो, अब सवाल ये है कि सर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर जो आपका पीजीए है, 2 पीजीए, ये किसमें बदल रहा है, ट्रायोज फास्फेट में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है, ट्रायोज फास्फेट में। और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या सर हो रहा है, रिडक्शन। तो जब रिडक्शन होगा, हमने पहले भी आपको बताया था, याद है कि एटीपी यूज होंगे रिडक्शन में, बोला था कि नहीं, बोला था, यस। तो इसमें क्या होता है, एटीपी यूज होते हैं। कितने एटीपी यूज होते हैं, ये सवाल है। ठीक है, तो इसमें जो है 2 एटीपी यूज हो जाते हैं। 2 एटीपी के साथ साथ जो है यहां पर 2 NADPH यूज होते हैं। कितने, 2 NADPH यूज हो जाते हैं, जो कि बदल जाता है क्या, किसमें, 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट प्लस, ये किसमें बदल जाएगा, NADPH किसमें बदल जाएगा, NADP प्लस में। सिंपल है, 2 NADP प्लस, सिंपल। ठीक है, इसमें बदल जाएगा। अब ये जो आपको यहां पर दिख रहा है, ये कहां से आया है, ये आया है सर लाइट रिएक्शन से, फ्रॉम लाइट रिएक्शन। बताओ, ये लाइट रिएक्शन से ही तो आया है। लाइट रिएक्शन नहीं होती तो ये नहीं बनता, और ना ही फिर इसका रिडक्शन होता, नहीं तो रिडक्शन होता। अब देखो यहां पर एंजाइम हो गया, यहां पर एंजाइम हो गया यूटिलाइज, यहां पर एंजाइम हो गया है यूटिलाइज। ठीक, यहां पर हमने एंजाइम यूटिलाइज करा दिया। कहां पर यूटिलाइज हुआ, ये यहां पर, या एक्सेप्टर। ठीक, अब हमें क्या कराना पड़ेगा, हमें वापस से ये रीजनरेशन कराना पड़ेगा। हमें अभी ग्लूकोज बना कहां है पूरा, अभी CO2 का 1 मॉलिक्यूल इंटर हुआ है। तो जब CO2 का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल इंटर होगा तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। CO2 में कितना कार्बन होता है, 1। तो जब 1 इंटर होगा तो 1 ही कार्बन बनेगा ना। हमें कार्बन कितने बनाने हैं, 6। तो मतलब 6 बार साइकिल चलेगी। तो हमें RUBP की वापस से जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम तीसरा स्टेप इसमें कराते हैं। क्या बोलेंगे इसको, रीजनरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हटा देते हैं, सेकंड पेज जो है। ठीक है, रीजनरेशन। तो तीसरा जो है वो आपका रीजनरेशन हो जाएगा, जनरेशन। डन,
रीजनरेशन। इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो आपका 2,3 PgAl है, या इसको अभी हमने क्या लिखा था, 2 ट्रायोज फॉस्फेट, तो ट्रायोज फॉस्फेट का होता है रीजनरेशन, क्या बन जाता है, RUBP। तो रीजनरेशन के समय भी क्या होगा, एटीपी यूटिलाइज होगा, क्या होगा, एटीपी यूटिलाइज होगा। तो यहां पर भी एक एटीपी यूज हो जाता है, ठीक है, एटीपी, ठीक है, ये बदल जाएगा किसमें, एडीपी में, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक, और इससे कुछ मात्रा में तो ग्लूकोज बन ही रहा था, ये तो मैंने लिखा ही था। ये 3 स्टेप हैं, ठीक। जिसमें सबसे मोस्ट क्रूशियल जो है वो आपका ये है, मोस्ट क्रूशियल, ये जरूरी है पहला, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, ये बेसिकली क्या कहलाएगा आपका, ये C3 साइकिल चली आपकी, क्या चली, C3 साइकिल चली। अब आपको हम एक चीज और बताते हैं, तो गुरुजी कितनी चीजें बताओगे, थका दियो आप बता के, ठीक है। चलो यहाँ पे पेज देख लेते हैं, वही कोई खाली है, ठीक है। देखो अभी हमने क्या देखा, हमने अभी देखा कि जब एक मॉलिक्यूल CO2 का प्लांट के अंदर इंटर किया तो एक टर्न जो है C3 साइकिल चलेगी, एक बार ही तो चलेगी, 1 टर्न C3 साइकिल एक ही बार तो चलेगी दोस्त। जब 1 टर्न C3 साइकिल चलेगी तो एक टर्न जब C3 साइकिल चली तो उसमें कितने एटीपी यूज हुए, कितने एटीपी गिनो। एक बार जब चली, एक सेकंड, एक बार जब चली तो देखो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर मैं ही बता देता हूं तुम क्या देखोगे, ठीक है। यहां पर जो है आप पहले स्टेप में क्या हुआ था, हाँ, रिडक्शन में बेसिकली क्या हुआ, 2 एटीपी यूज हुए सेकंड में, 2 एटीपी 2 NADPH यूज हुए, ठीक, 2 एटीपी और 2 NADPH यूज हुए। रीजनरेशन में 1 एटीपी यूज हुआ, रीजनरेशन में कितना हुआ, 1 एटीपी यूज हुआ। अब समझने की कोशिश करना, जो मैं बताना चाहता हूं कि जब एक CO2 का मॉलिक्यूल प्लांट के अंदर इंटर किया तो एक बार C3 साइकिल चली, तो इसमें टोटल जो है 3 एटीपी यूज हुए, 3 एटीपी आर यूज्ड। इसके अलावा क्या यूज हुआ, 2 NADPH यूज हुए, 2 NADPH आर यूज्ड, ठीक है, मतलब इतना यूज हुआ। अब यहां पर ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए 4 ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए कितने चाहिए बताओ। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6, यानी कि अगर इसका फॉर्मूला देखोगे C6H12O6 होता है, ठीक है। तो मतलब कि 6 CO2 के 6 मॉलिक्यूल CO2 के इंटर करेंगे, सिंपल सी बात है, इंटर्स इनसाइड प्लांट, इनसाइड दी प्लांट्स, 6 करेंगे। जब 6 करेंगे तो 6 टर्न C3 साइकिल चलेगी, 6 टर्न C3 साइकिल, ठीक। जब 6 टर्न चलेगी तो फिर क्या होगा, 3 में 6 एटीपी, मतलब कि एक टर्न में 3 हो रहे थे, तो 6 टर्न में कितने एटीपी होंगे, 18, तो 18 एटीपी हो गए, एटीपी, ठीक है। और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 NADPH इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 12 NADPH, बोलो 12 NADPH खर्च होंगे, यह सुनो, 12 NADPH खर्च होंगे, तो ये टोटल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टोटल खर्चा हो जाएगा, ये हो गया आपका टोटल। तो मतलब कि जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें जो है 18 एटीपी खर्च होंगे और उसके साथ साथ जो है 12 NADPH खर्च होंगे, ठीक है। कैसे खर्च होंगे ये हमने आपको बता दिया। अब छोटी सी चीज और बची है, इसके बाद इस क्लास को करेंगे हम लोग समाप्त, ठीक है। एक छोटी सी चीज बची है,
उसके बाद हम क्लास को कर देंगे ओवर। देखो क्या बचा हुआ है, इसको समझना पड़ेगा आपको। क्या, देखो इसको मतलब पूरा साइकिल समझाते हैं। अब इसको जैसे हमने अभी स्टेप्स बताए, अब स्टेप्स कैसे कनेक्ट कर सकते हो आप लोग, एक ही में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, एक ही में हम लोग सिंपल तरीके से लिखते हैं, है ना, कोई दिक्कत है? देखो सबसे पहले आपको पता था कि इसके स्टेप में क्या चला था, कार्बोक्सिलेशन चला था, है ना। क्या हुआ था, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में जो आपका एंजाइम काम कर रहा था, सॉरी एक्सेप्टर काम कर रहा था, वो क्या था, RUBP, RUBP, ठीक है। RUBP ने क्या किया, एटमॉस्फेरिक CO2 को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर का काम किया। और इसमें जो एंजाइम था वो कौन था रुबिस्को, ठीक। इसके बाद जो पहला स्टेप चला वो चला क्या, आपका कार्बोक्सिलेशन। तो सबसे पहले कौन सा चला था स्टेप, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये मत कहना सर आपने बताया नहीं, कार्बोक्सिलेशन चला, ठीक। कार्बोक्सिलेशन के बाद इसमें बना क्या, कार्बोक्सिलेशन के दौरान बना क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGAL, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, या हमने इसको कहा ट्रायोज फास्फेट। क्या कहा, ट्रायोज फास्फेट, ठीक। देन क्या हुआ, फिर इसका रिडक्शन हुआ। सेकंड स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। अब इसी रिडक्शन में क्या हो रहा है, 2 ATP यूज हो रहे हैं, 2 ATP प्लस 2, नहीं सॉरी 3 होंगे कि 2 होंगे, हाँ 2 ही होंगे, इसमें तो 2 ही होंगे, NADPH, ठीक है, 2 ही होंगे। ये किसमें बदल गए, 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फोरस, एंड ये किसमें बदल जाएगा, 2 NADH प्लस, ठीक है, इसमें बदल गया, ATP यहां पर यूज हो गया। रिडक्शन के बाद जो है, रिडक्शन हुआ तो ये क्या किसमें बदल गया, हाँ सॉरी यहां पर PGL कहां बनेगा यार, PGL नहीं PGA बनेगा, सॉरी 2 PGA, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, नॉट PGL, 3 कार्बन का है, यहां पे बनेगा, सॉरी, ठीक है, यहां पर बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGAL, ठीक है, यही तो बनेगा, यहां पर बनेगा PGAL, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद जब ये बन गया तो इसमें फिर क्या हम क्या कराएंगे, रीजनरेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन, ठीक है, रीजनरेशन कराया, ये थर्ड स्टेप था, ठीक। रीजनरेशन कराओगे तो फिर क्या होगा, 1 ATP यूज होगा, ठीक है, क्या होगा, 1 ATP यूटिलाइज होगा, बदल जाएगा ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फोरस, कितना बदल जाएगा, इनऑर्गेनिक फास्फोरस। 1 ATP रीजनरेशन में यूज हो गया, ठीक। और ये फिर क्या बन गया, फिर ये RUBP बन गया, ये 5 कार्बन का होता ही है ये, ठीक है। ये सेकंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप, ठीक है। और ये जो है ये आपकी फर्स्ट मोस्ट क्रूशियल स्टेप, ये आपका साइकिल है, C3 साइकिल इसको कहते हैं, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, ग्लूकोज, इसकी मदद से ग्लूकोज। चलिए अब हम समझते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अभी हमने पढ़ा कि C3 पाथवे क्या होता है, C3 साइकिल कब स्टार्ट होती है। तो हमने बेसिक सी चीजें हमने आपको बताई कि क्या होता है कि जो रुबिस्को एंजाइम है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये बाइंड करता है, मीन जब कार्बोक्सिलेशन होगा तो C3 साइकिल स्टार्ट होगी। अगर यही रुबिस्को एंजाइम जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है तो ऑक्सीजनेशन स्टार्ट हो जाता है, मींस C2 साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम लोग फोटो रेस्पिरेशन समझते हैं। जो कि फोटो रेस्पिरेशन जो है वो आपकी वेस्टफुल प्रोसेस है। वो कैसे वेस्टफुल है ये हम आपको सिंपली बताते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, रुबिस्को एंजाइम आपका C3 प्लांट के अंदर पाया जाता है और मोस्ट कॉमन एंजाइम है बेसिकली देखा जाए तो। ये दोनों के साथ बाइंड करने की एबिलिटी रखता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर लेता है और ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर लेता है।
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड वो ज्यादा इसलिए करता है क्योंकि इस एंजाइम की जो एफिनिटी है वो CO2 की तरफ ज्यादा होती है, मतलब लगाव ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात। बाकी एक कारण और हमने आपको बताया था कि मीजोफिल सेल में जो ज्यादा मात्रा में होगा, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होगा तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा। तो अब हम समझते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है। ठीक, तो देखो फोटो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन आप लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन क्या है, नहीं पता है कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी आपको इसकी भी क्लासेस मिलने वाली हैं। तो रेस्पिरेशन का मतलब सिंपल होता है कि ग्लूकोज का किस में बदलना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के फॉर्म में लॉस होना, और किस में, इसमें। तो मतलब कि CO2 जो है या यानी कि कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में लॉस हो जाती, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो यहां पर भी अगर आप देख रहे हो तो यहां पर क्या लिखोगे, फोटो मतलब लाइट। तो यहां पर जो CO2 लॉस होगी, मतलब कार्बन CO2 के फॉर्म में लॉस होगी, वो किसके प्रेजेंस में होगी, लाइट के प्रेजेंस में होगी। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन हम सिंपल कह सकते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हो CO2 इज लॉस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एक्चुअली ये रेस्पिरेशन नहीं है, याद रखना, एक्चुअली ये प्रोसेस रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं है। तो आप एक पॉइंट यहां पर लिख सकते हो, नॉट अ, ऐसे लिख लो, नॉट अ एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, सिंपल ये है ना, रेस्पिरेशन एक्चुअली नहीं है कि, ठीक है। देखो हम आपको इसको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। जो C3 प्लांट होता है, C3 प्लांट, ठीक है, तो हम यहां पर एक लिख देते हैं C3 प्लांट्स। ठीक, हमने लिखा C3 प्लांट का मेन एंजाइम कौन सा होता है, तो आपको पता है सर, आपने पढ़ाया हुआ है, तो हम यहां पे लिख देते हैं मेन एंजाइम। तो क्या लिखा मैंने, मेन एंजाइम। मेन एंजाइम जो है वो कौन सा है, रुबिस्को है, रुबिस्को, RUBISCO। ठीक, ये रुबिस्को एंजाइम है। अब समझने वाली बात ये है कि जो रुबिस्को एंजाइम है ये दोनों के साथ बाइंड कर सकता है, मींस ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है और ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, ठीक है, देखो अगर मान लो इस C3 साइकिल स्टार्ट होनी है, C3 साइकिल में क्या होगा, C3 साइकिल कब स्टार्ट होगी, जब RUBP है ना, RUBP मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब ये एक्सेप्टर है। ठीक, तो इसमें एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम क्या है, मेन एक्टिविटी ये कौन सी शो करेगा रुबिस्को, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा। तो जब ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है तो 2 PGA बनता है। क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन के होते हैं। ठीक है, अब यहां पर बताते हैं C2 साइकिल में क्या होगा। C2 साइकिल जब स्टार्ट होगी, इट मींस जो आपका एंजाइम है, ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्टर है RUBP, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये CO2 को एक्सेप्ट करेगा तो ये जो जो रुबिस्को एंजाइम है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। मतलब कि कौन सी एक्टिविटी ये शो करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। तो जब ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, जो ग्लाइकोलेट सबसे पहले जो बनेगा वो फास्फेट ग्लाइकोलेट बनेगा, ग्लाइकोलेट, ठीक है। फास्फोग्लाइकोलेट के अलावा इसमें एक मॉलिक्यूल बनेगा PGA का, एक ही बनेगा, जबकि ग्लूकोज फॉर्मेशन तभी होगा जब जो है 2 मॉलिक्यूल बनेंगे यहां पर। तो यहां पर जो है जो ये PGA है, ठीक है, तो फास्फोग्लाइकोलेट है, फास्फोग्लाइकोलेट जो है एनर्जी प्लांट से लेता रहता है और PGA बनाने की कोशिश करता रहता है, जबकि एक्चुअली में कोई भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन इस प्रोसेस में नहीं होगा। तो बेसिकली जब भी C2 साइकिल स्टार्ट होगी तो उसमें बेसिकली होगा क्या, जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी रुबिस्को शो करेगा तो उसमें फास्फोग्लाइकोलेट और PGA बनेगा, जबकि 2 PGA नहीं बनेगा। जब तक 2 PGA नहीं बनेगा तब तक कि इसका फॉर्मेशन
ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो रोबिस्को एंजाइम है ये कहां पर पाया जाता है? ये रोबिस्को एंजाइम जो है ये पाया जाता है आपका मीजोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट, सेल्स ऑफ C3 प्लांट्स। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो ये आपका हो गया आई थिंक। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ हम लोग एक दो पॉइंट जानते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन के बारे में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। तो उनको धीरे धीरे समझते हैं। जैसे जैसे इट इज आल्सो नोन एज, पहला पॉइंट, आल्सो नोन एज, इसे हम लोग क्या कहेंगे? फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल बोलेंगे। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसको ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, ग्लाइकोलेट, क्योंकि ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और इसका एक और नाम है PCO। PCO क्या होता है? बेसिकली फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, आप ऐसे कह सकते हो, फोटोसिंथेटिक PCO, PCO फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होता है? ये बेसिकली क्या होगा? इसमें ऑक्सीजनेशन होता है किसका? RUBP का। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP, ऑफ RUBP नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, यार इसको लिख लो भाई। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? C3 प्लांट का, C3 प्लांट में चलती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C3 प्लांट्स। ठीक, इसके अलावा इन C4 भी नहीं होती है क्योंकि उसमें रोबिस्को नहीं होता, नॉट अकर्स इन C4 प्लांट्स। ये C4 पौधों में नहीं चलती है, ये बात याद रखेंगे। ये पूरी वेस्टफुल प्रोसेस है, इट इज वेस्टफुल प्रोसेस। इसको वेस्टफुल क्यों कहते हैं? क्योंकि ना तो इसमें ATP बनता है, ठीक है, नो ATP फॉर्मेशन, ठीक, ना तो इसमें ATP बन रहा है, दूसरा नो NADPH फॉर्मेशन, ना तो इसमें NADPH बन रहा है, ना तो इसमें ग्लूकोज बन रहा है, नो ग्लूकोज फॉर्मेशन, नो ग्लूकोज फॉर्मेशन, ना तो इसमें ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, इसीलिए वेस्टफुल है। ऊपर से ये ATP यूज कर लेता है, ठीक है, ऊपर से ये ATP यूज कर लेता है। तो इसे आप लोग लिख सकते हो, इंस्टीड ATP इज यूज्ड विद यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, लिख लेना इसको, इंस्टीड अरे कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे ही लिख लो आप लोग। ठीक है, ऐसे ही समझ लो कि ये ऊपर से क्या कर लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के यूटिलाइजेशन के लिए ATP यूज कर लेता है, यानी कि इस प्रोसेस से लगभग 25% कार्बन यूज हो जाती है किसकी? C3 प्लांट की, जो भी उसने एब्जॉर्ब की है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए कितनी कंडीशन है? 4 कंडीशंस हैं, मतलब कि ये कब कब होगा उसकी कंडीशंस क्या है? 4 कंडीशंस में क्या होगा? 4 कंडीशंस में क्या होगा? 4 कंडीशंस में फोटो रेस्पिरेशन होगा, यानी कि C2 साइकिल चलेगी। कब चलेगी? पहली कंडीशन, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो C2 साइकिल चलेगी। ठीक है, और जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तब ये साइकिल चलेगी। ठीक है, CO2 का कंसंट्रेशन मीजोफिल सेल में कम होगा तब चलेगी, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा तब ये साइकिल चलेगी। तो ये बेसिकली क्या है? 4 कंडीशंस हैं। 4 कंडीशंस में क्या होता है, जो आपकी C2 साइकिल है, जो फोटो रेस्पिरेशन है, वो चलती है। तो आई थिंक अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब भैया ऑर्गेनल्स के बारे में भी पूछा जाता है ना। 3
सेल ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स। थ्री ऑर्गेनल्स हैं जिनमें क्या होता है, ये फोटो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। यहाँ ए बनेगा ऑर्गेनल्स, ठीक है, यहाँ ए बनेगा। तो सबसे पहला जो है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट, ये नोट कर लेना आप लोग, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा है पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम, और है माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर है, ये आपका खत्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, C4 साइकिल, ये आपको पता चल गया होगा। तो डार्क रिएक्शन में सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि एनर्जी को यूटिलाइज करने के प्लांट के तीन तरीके हैं, C3 पाथवे, C4 पाथवे और कैम। C3 पाथवे कब चलेगा ये हमने आपको बता दिया, कैसे चलेगा ये बता दिया है। और इसी के साथ साथ जो C3 प्लांट्स हैं उनमें एक वेस्टफुल प्रोसेस और चलती है, जैसे हम फोटो रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, इसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसमें CO2 लॉस हो जाती है लाइट के प्रेजेंस में, इसीलिए से हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। बाकी जो स्टूडेंट हमारे पेड बैच में एनरोल करना चाहते हैं, ICR JRF एग्रोनॉमी और ICR ASRB नेट एग्रोनॉमी के बैच में, तो जो ये PG का बैच है, ठीक है, ये स्टार्ट हो चुका है 9 सितंबर से, ये भी 9 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इन बैचेस में एनरोल करना चाहते हो तो ये कोड है, डिस्काउंट कोड एनरोल करने के लिए एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस दोनों बैचेस का कराया जाएगा। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पर एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे जाके जिसमें भी आपको एनरोल करना है उसमें जाना है और ये कोड इस्तेमाल करना है, इसके माध्यम से आप एनरोल कर पाओगे, ठीक है। और भी सीरीज आपको हम बहुत जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।